नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू लेके आए हैं कि 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन करते हो उस समय आपके 3 साल या बीटेक वालों के 4 साल वो एक बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है मनुष्य की पूरी लाइफ का। क्योंकि उस समय एनर्जी का लेवल सबसे हाई रहता है। उसको कैसे सही दिशा दी जाए, सभी बच्चों के लगभग एक बार तो ख्याल ये आता ही है कि मैं आईएएस की या आरएस की तैयारी करूं। अब दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं या इवन जो शहरी पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको भी सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि ग्रेजुएशन के दौरान हम तैयारी कैसे करें। ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत सारी जैसे कोचिंग वगैरह उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या अप्रोच लेके चल सकते हो आप कि आपको इसका एक प्रॉपर बेनिफिट हो सके उस चीज़ का। उसको अपन एक एक पॉइंट वाइज इसको सोल्व करते हैं। देखो, दिक्कत ये आती है कि एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो ये आती है कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक मिथ बना हुआ है कि मेरे परसेंट 50% हैं, 55% हैं, 60% हैं, 65% हैं और आरएस आईएएस वाले तो बहुत ही सुपर माइंडेड होते हैं, उनके 90% आते हैं। तो इस प्रकार का मिथ है ये। सत्यता से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जितने भी सिलेक्शन होते हैं उनमें से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% सिलेक्शन है वो 60% के आसपास वालों के होते हैं। जो 60% के आसपास जिसके नंबर आते हैं सिलेक्शन उनका होता है मैक्सिमम। बहुत कम अपवाद स्वरूप है। आपको पूरी लिस्ट खंगाल लो, आप 18 की खंगाल लो या उससे पहले 16 वाली खंगाल लो आरएस की, सब के सब बहुत ही मीडियम स्थायी लेवल के बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन होता है आरएस में। क्योंकि उनमें मेहनत करने की एक जिद्दोजहद होती है, अपने आप को साबित करने की उनमें एक जिद होती है। और जिनके 90% आ गए वो अपने आप को साबित कर चुका कि मेरे 90% आ चुके, मैं एक सुपर इंटेलिजेंट हूँ, तो उसमें मेहनत उतना कर नहीं पाता है। थोड़ा सा क्या आ जाता है कि एक अंदर एक फील भी आ जाती है, ईगो पावर भी आ जाता है कि 12th के बाद में इतने नंबर आ गए तो बाद में वो कॉलेज में एक माहौल बनाए घूमता है। वो 60-65% वाला वो चुपा चुप अपनी मेहनत करता रहता है और उस मेहनत का उसको परिणाम मिलता है। तो अपन ये देखते हैं कि 3 साल में आप उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हो। वो 3 साल होते हैं आपके बीए, बीएससी या जो बीटेक करते हो 4 साल के, उनको आप कैसे यूज कर सकते हो कि आप ग्रेजुएशन करते या अपेयरिंग के साथ में आप आरएस का फॉर्म भरो और उसके साथ में आप क्लियर कर जाओ। और बहुत सारे ऐसे यंग कैंडिडेट हैं मेरे साथ वाले, मैं मेरे जो जीवन का आपको अनुभव बताऊंगा। साथ वाले मेरे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन के साथ में आरएस सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने क्या रणनीति अपनाई थी, उन सभी का अनुभव है आपको बहुत ही समराइज तरीके से और बहुत ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। इनमें अपन देखते हैं, देखो ये अपन अप्रोच लेके चलते हैं। क्या करें अपन, सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के अंदर आते ही एडमिशन लिया, अपने जो सब्जेक्ट हैं उनको तो आप साथ साथ में कंटिन्यू कर रहे हो, उनके साथ आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा रहता है। और उस टाइम पीरियड में आप एनसीईआरटीज हैं या आरबीएससी की बुक है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। एनसीईआरटीज या आरबीएससी, इन बुकों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और अच्छे से मतलब क्या होता है, अच्छे से का मतलब होता है कि आप एनसीईआरटी जब आपको बीए, बीएससी जो भी है आपका बीकॉम है, फर्स्ट ईयर करते हो, उसके बाद में एनसीईआरटी का आपको इतना तक पता होना चाहिए कि उस पेज पे क्या लिखा है। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए एनसीईआरटीज की। और उसके लिए आपको कम से कम 5 या 6 बार अच्छे वाला रिवीजन होना चाहिए। नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाने शुरू में उसका बार बार उसके अंडरलाइन करना है, रिवीजन करना है, बार बार उसका रिवीजन करते रहना, बार बार नोट्स बनाने आपको फाइनल ईयर में, उससे पहले कुछ नहीं करना। ये तैयार हो जाती है। कौन कौन सी एनसीईआरटी तैयार करनी है आपको, क्लास 8 से लेके 12 तक कौन कौन से सब्जेक्ट की करनी है। देखो, सबसे पहले हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, सोशियोलॉजी की, ये जो आपको एनसीईआरटी हैं उनको ढंग से आपको उनको पढ़ना है। पूरा बेसिक चीज़ें एक एक करके पढ़नी है। कोई भी टेक्स्ट बुक है, जैसे मतलब आपको जैसे लक्ष्मीकांत है या जो आप स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री की आती है, वो बुक आपको दूर दूर तक वो आपके टेबल पे रहनी नहीं चाहिए, वो नहीं लेके आनी है। कोई आपको बोलेगा कि आप लक्ष्मीकांत अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं पढ़ना आपको ये चीज़ कर लो अच्छे से, 12 महीने में ये काम करो। इसके साथ साथ में बाद में क्या कर सकते हो, स्पेशली राजस्थान के लड़कों के बच्चे हैं उनमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है, वो ये सबसे बड़ा जंजाल ये बना हुआ है इंग्लिश वाला, बहुत बड़ा जंजाल बना हुआ है भाई। इंग्लिश में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। पहले से कमज़ोर थी, हिंदी मीडियम के थे, ABCD 6th क्लास है उसके बाद सीखी है, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। उसका क्या समाधान हो सकता है, इसका समाधान मैं व्यवहारिक समाधान बताता हूँ। कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 इन बुकों की रीडिंग लगाना स्टार्ट कर दो साथ में। बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, आपको लगेगा कि 6ठी क्लास की मैं इंग्लिश की बुक पढ़ूंगा, बिल्कुल 6ठी की पढ़नी है, 7वीं की पढ़नी है, 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की। इन बुक को आप रेगुलर पढ़ते जाएं।
मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 3-4 महीने में आपकी इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगी। और धीरे धीरे पढ़ो उनको स्टोरी टाइप में, ये आपको काम करना है। साथ में जैसे ही आपको 3-4 महीने हो जाएं, आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर लो। इंग्लिश के लिए आप इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर स्टार्ट करो। शुरू में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय जो स्टोरी टाइप की न्यूज़ है ना, जो आपको कुछ थोड़ा पहले से भी पता हो आपको उस न्यूज़ का, वो न्यूज़ पढ़ो आप। उसमें धीरे धीरे आपकी रुचि पैदा होगी। लगभग आप कम से कम 1 घंटा दिल्ली का इंडियन एक्सप्रेस है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। हिंदी का न्यूज़पेपर है वो साथ में पढ़ रहे हो, उसको कंटिन्यू करो। इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश सुधारने के लिए पढ़ना है। अभी आपको इंडियन एक्सप्रेस में से इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकालने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको इंग्लिश सुधारने के लिए पढ़ना है 12 महीने तक। 12 महीने आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया ग्रेजुएशन के साथ में, उसके बाद में आपका ये स्तर आ जाएगा कि आप उसमें से अच्छी न्यूज़ निकाल पाओगे। जो बेकार न्यूज़ है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। ये अपनाना आपको साथ में न्यूज़पेपर वाला। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि डिबेट और स्टेज परफॉर्मेंस। स्टेज परफॉर्मेंस भी, स्टेज के ऊपर बहुत सारे नाटक हैं या डांस है या सिंगिंग है या डिबेट है, उनके अंदर पार्टिसिपेट का आरएस से क्या लेना देना है। ये तो सिविल सर्विसेज है, उसमें इसका ये नौटंकीबाजी थोड़ी करनी है। मैं कहता हूँ ये करनी है, ये नहीं कर रहे हो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये आपकी फाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू वाली, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। इंटरव्यू वाले टाइम इतनी बड़ी समस्या है। और इंटरव्यू की तैयारी, आप सोचो कि मेंस का जब कॉल आ जाएगा उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे, अरे उसके बाद तैयारी नहीं होती। इंटरव्यू की तैयारी होता है जिस दिन आप सोचते हो आईएएस आरएएस के बारे में, उसी दिन से इंटरव्यू की तैयारी होती है। यदि किसी के गलत फहमी है कि मेंस का रिजल्ट आएगा उसके बाद अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, क्या करोगे इंटरव्यू की तैयारी? उसके अंदर आपकी अभिव्यक्ति देखेंगे, किस प्रकार से आप एक्सप्रेशन है। मैं मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ। 2018 का जो आरएस का इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू से पहले 8-10 लोग बाहर बैठे रहते हैं। उस समय एक बच्चे के पैर इस तरह से थर्रा रहे थे, बहुत बुरी हालत हो रही थी। अब उस कंडीशन में वो इंटरव्यू देने जाएगा तो वो कितना भी अच्छा आंसर दे भी नहीं सकता आंसर, फिर भी वो आंसर दे देगा तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। उसको सबको पता है, सामने जो इंटरव्यूअर बैठे हैं उनको पता है कि इतना डर रहा है, इसको कितना भी नॉलेज आ जाए, कल ने इसको एसडीएम बना देंगे, कहीं दंगा हो गया वहाँ पे जाके कैसे संभालेगा, डीवाईएसपी बना दिया और बहुत बड़ा एक झगड़ा हो गया, बहुत बड़ी एक दंगे फसाद हो गया, वहाँ पे जाके ये भीड़ को कंट्रोल कर लेगा? भी कंट्रोल कर ही नहीं सकता। एक तो कहावत ही है ना कि मतलब जो आरपीएस हैं उनको इसकी हॉर्स राइडिंग करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है? कि घोड़े को कंट्रोल करना आना चाहिए आपको। जब आप घोड़े को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप भीड़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हो? ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज कम भी हो, लेकिन जो है उसके ऊपर किसी को हैंडल तो कर सको ना, भीड़ में जाके उसके सामने बोल सको। कहीं पे भी आपको आके कोई हावी हो रहा है आप पे, तो आप उसको जवाब दे सको सही तरीके से। वो कॉन्फिडेंस आएगा आपको स्टेज परफॉर्म करने के लिए। और ये ग्रेजुएशन करने के बाद में ऐसा नहीं है, न तो आपको मौका मिलेगा स्टेज का, न कहीं पे कुछ नहीं। कॉलेज के टाइम में बहुत बार मौका मिलेगा। और इसका एक व्यावहारिक उपाय बताता हूँ। डिबेट है ना, डिबेट वो करना स्टार्ट कर दो। डिबेट कैसे करोगे आप, तरीका बताता हूँ। आप चाहे किसी भी कॉलेज में हो, हर कॉलेज में मैं मानता हूँ कि 2-3 बहुत अच्छे टीचर मिल जाएंगे आपको, अच्छे टीचर मिल जाएंगे जो आपका बहुत अच्छे से सहयोग करेंगे। एक अच्छा सा ग्रुप बना लो 5-7 लोगों का, उन सर को जाके बोल दो कि सर हम डिबेट करना चाहते हैं, आप एज ए जज के रूप में सामने बैठ जाओ और हम जैसे 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, इस मुद्दे के पक्ष और विपक्ष में बोलना चाहते हैं, आप जज करके और लास्ट में हमें आप बताना है आपको। वो सर आपको अच्छे से बता सकते हैं आपकी कॉलेज में इस चीज़ को। इस चीज़ से आपकी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, तार्किक क्षमता डेवलप होगी आप में। कॉमन सेंस, जो कॉमन सेंस नाम की एक चिड़िया होती है ना, वो एक दिन में नहीं आती है, वो एक लंबा टाइम होता है। जो आपने जो एनसीईआरटीज के अंदर पढ़ा है ना, वो यहाँ पे यूज लो डिबेट में। जो आपने, मैं बोला 1 घंटा अखबार पढ़ रहे हो और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसको यूज लो इस डिबेट के अंदर, न्यूज़पेपर वाली यहाँ पे। और जो नॉलेज आप धीरे धीरे गेन कर रहे हो, आपको खुद को लगेगा कि आपकी जो पहली डिबेट है और जो फाइनल ईयर की डिबेट है, उसमें रात और दिन का अंतर आएगा। जो फर्स्ट ईयर की डिबेट है उसको आपको देख के लगेगा कि मैं इतना घटिया तर्क देता था, इतनी घटिया बोलता था मैं, फाइनल तक आप में पूरी एकदम से ब्रश होकर एकदम रिफ्रेश हो जाओगे आप अच्छे से। और वो काम आएगा कहाँ पे, मेंस की आंसर राइटिंग में काम आएगा। आप किसी के पक्ष में लिख रहे हो, विपक्ष में लिख रहे हो, लास्ट में समाधान लिख रहे हो, वहाँ पे डिबेट काम आएगी। बहुत बड़ा रोल रहेगा इसका। आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आपका व्यक्तित्व अलग ही निखर कर आएगा, वहाँ पे आपके जवाब होंगे। अब देखो कई बार कहते हैं कि मेरे 44 नंबर दे दिया आरएस इंटरव्यू में। अरे 44 नंबर लखन ही है आपके 44 नंबर के, आपको उस वहाँ पे आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, 44 नंबर ही देंगे। बाद में अपन गालियाँ देते हैं कि आरपीएससी ने घपला कर दिया। घपला नहीं कर सकती, हो सकता है जो भी कुछ होता होगा उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन यदि आप अच्छी परफॉर्म करके आए हो तो आपके नंबर आएंगे, कोई काट ही नहीं सकता वहाँ पे।
एक जना करप्ट होगा वहाँ पे, 5 लोग बैठते हैं, 4 लोग बैठते हैं, उनमें और भी तो हैं, एकदम से 44 नंबर दे रहे हो, आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, देने पड़ेंगे उनको नंबर किसी भी हालत में। तो इस सब चीज़ों के लिए क्या करोगे आप, न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसको यूज करो डिबेट में आके। और वो डिबेट कहाँ पे करोगे, कॉलेज के अंदर किसी टीचर को या अपने सीनियर्स हैं उनको बैठा लो और अच्छा एक ग्रुप बना लो दोस्तों का, उसके माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद में आगे क्या आता है, राइटिंग प्रैक्टिस। जो डिबेट के माध्यम से आप जो चीज़ें तैयार कर रहे हो उसके पक्ष में विपक्ष में, उसका फाइनल समाधान, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, उनका राइटिंग प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो। दिल्ली का आप क्या करोगे, अखबार पढ़ रहे हो, शुरू में आप जैसे इंग्लिश का पेपर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी का पेपर पढ़ रहे हो, उसके आलेख आते हैं, आलेख पढ़ के उसको प्रेसाइज करने की कोशिश करो। आपने हो सकता है 500 शब्दों का एक आलेख पढ़ा, उस 500 शब्दों के आलेख को आप कोशिश करो कि इसको कैसे भी करके मैं 100 शब्दों के अंदर समराइज कर दूं अच्छे से, इसको क्या क्या चीज़ लिख सकता हूँ अपने शब्दों में, उन चीज़ों को। शुरुआत में आपको मतलब 5-10 आंसर लिखोगे, एकदम घटिया किस्म के आंसर लगेंगे, आपको लगेगा कि मेरे को लिखना ही नहीं आता है, लेकिन मैं दावे के साथ करता हूँ आप कैसे भी पेशेंस रख के 20 आंसर लिखो, उसके बाद में देखना आपका फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा शानदार वाला, आप लिख सकते हो आराम से। तो उसको 500 शब्द है उसको 100 शब्दों में कंसाइज करने की कोशिश करो। दूसरी बात, इलोब्रेशन। एक लाइन दे दी आपको, जैसे विवेकानंद जी का कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये सेंटेंस आप जगह जगह पढ़ते हो, अब इसके ऊपर आपको लिखना है 500 शब्दों में, यह आपकी ऐसे की राइटिंग हो जाएगी। कोई भी थीम आपको मिल गई, आपको जैसे विवेकानंद जी वाली ये मिली है, इसके ऊपर लिखना है आपको 500 शब्दों में। लिखो, आप कुछ भी लिखो। मैं कहता हूँ अच्छा है ना, शुरुआत में कोई भी माँ के पेट से जब जन्म लेता है सब कुछ सीख के नहीं आता है, सब चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं। प्रैक्टिस है ना वो परफेक्ट बना देती है आदमी को, तो आप उसकी प्रैक्टिस करो। शुरुआत में हो सकता है एलोब्रेशन करोगे, 10-15 आपका एलोब्रेशन है, वो तो आपके दोस्त भी देख के हंसेंगे, हो सकता है उनको भी अच्छा नहीं लिखना आता है, लेकिन वो हंसेंगे कि यह क्या लिख के है, लिखने दो उनको, चलने दो एक बार। लेकिन जैसे 10-15 आंसर आ जाएंगे उसके बाद अच्छा लिखना आप शुरू कर दोगे। ये पूरी स्टेज है, ये आपकी है फर्स्ट ईयर की स्टेज। फर्स्ट ईयर में 12 महीने हैं, उसमें ये पूरी चीज़ें करने की कोशिश करो। उसके बाद में क्या होगा, एनसीईआरटी अच्छी होगी तो आप सेकेंड ईयर में इसके नोट्स बना सकते हो आप, क्योंकि आपका थोड़ा नॉलेज है वो भी बढ़ा है। अब आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ मेरे को नोट्स में उतारनी है, कौन सी छोड़नी है। नहीं, शुरू में आप नोट्स बनाओगे सबका सब छाप दोगे, एक एनसीईआरटी और खड़ी कर दोगे बराबर की, तो वैसा नहीं करना है। सेकेंड ईयर में आप उनके नोट्स करने स्टार्ट कर सकते हो एनसीईआरटी की। उसके बाद इंग्लिश है वो पैरेलल चलने दो, उसके लिए आपको अलग एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, जो आप इंडियन एक्सप्रेस डेली पढ़ रहे हो, उसको आप कंटिन्यू करो, आप उसको घंटा 1.5 घंटा आप डेली पढ़ते जाओ, इंग्लिश अपने आप इंप्रूव होगी, साथ साथ में आपकी न्यूज़ है वो भी तैयार होती रहेगी। एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमारा पेपर तो 3 साल बाद में है, ग्रेजुएशन करने के बाद दूंगा, तो मैं आज करंट अफेयर क्यों पढ़ूँ। ये अप्रोच बहुत गलत है। करंट अफेयर है ना, उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो चीज़ें सेम रहती हैं। जैसे अखबार के आप हेडलाइन पढ़ के यदि कोई रोज़ करंट अफेयर पढ़ता है तो उसको पता चल जाता है इसके अंदर न्यूज़ क्या है, क्या न्यूज़ डालेगा अगला, और क्या न्यूज़ आ सकती है, क्या पूछ सकता है, वो चीज़ें सब सेम रहती हैं उसमें। तो आप न्यूज़ पढ़ते जाएं, इससे आपकी एक इंटरलिंक बनता रहेगा। और जब फाइनल ईयर में जाओगे आप, जिस समय आप पेपर देने के लिए सक्षम बनोगे, आप योग्यता हो जाएगी, 21 साल के हो जाओगे, ग्रेजुएशन हो जाएगी आपकी, उस समय आप अचानक से ऐसे नहीं कि करंट अफेयर आप 15-20 दिन का पढ़ के उसमें चले गए, आपने मूमल पढ़ ली। देखो जो पीछे की चीज़ें हैं वो बहुत सारा आपका वैल्यू एडिशन कराएंगे। आपके पास जो ये टाइम है 3 साल का, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो इसके माध्यम से। उसके बाद में क्या आता है, राइटिंग प्रैक्टिस है वो आपको जारी रखनी है। कैसे, रोज का एक आंसर लिखना है कम से कम, और वो अपने साथ वाले अच्छे दोस्तों का ग्रुप बना लो। और ग्रुप का मतलब ये होता है कि कॉलेज में जाके जैसे 12वीं पास करके कोई बच्चा है तो वो बड़ा होता है, तो उसको कोई कहता है ना अच्छा ग्रुप ले लो, तो वो ढूंढने लग जाता है कि यार अच्छा कोई दोस्त मिल जाए। ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, महीना भर अच्छे से मेहनत कर लो, आप जाके आपके जैसा आपका दोस्त अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। जो वो बोलते हैं ना भैंस को ढूंढ लेती है, वो सच बात है। यदि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो मेहनत करने वाला आपके पास अपने आप आ जाएगा और आपका ग्रुप अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि हाँ यार ये आदमी आगे जाने वाला है, ये मेहनत कर रहा है, मेरा उसके साथ में आपके विचार है, साथ में हो जाएंगे। उनके साथ बैठ के डिबेट करो, आप संडे को करो उनके साथ बैठ के। और उसके बाद में डिबेट सिर्फ चाय की थड़ी पे बैठ के नहीं करना है, क्लासरूम के अंदर जब खाली पीरियड हो आपका कॉलेज का, या कहीं पे भी हो, स्टेज पे खड़े हो, एक एक जाके 15-20 जो आपके जूनियर हैं, सेकेंड ईयर में चले गए तो फर्स्ट ईयर वालों को ले आओ, फाइनल में चले गए तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ले आओ। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कॉलेज में, उनको इकट्ठा करो, उनके सामने डिबेट करो। यदि आपको कॉलेज में ऐसी उपलब्धता नहीं है
तो आप बाहर भी जैसे 5-7 बच्चे हैं उनके बीच में बैठ के, और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अनजान लोग हैं ना उनके सामने डिबेट करने की कोशिश करो, ताकि आपकी जो एक्सप्रेशन है आपका वो बहुत अच्छा उसमें सुधार होगा, आप घबराहट नहीं होगी बिल्कुल भी, इस चीज़ का बहुत फायदा मिलेगा। स्टेज पे आप अन्य जो एक्टिविटीज़ करते हो, यदि आप डांस करते हो, सिंगिंग करते हो, या ड्रामा करते हो, या आप मतलब डिबेट करते हो, वो आपको फ़ायदा देगा बहुत ज़्यादा, वो इंटरव्यू के टाइम बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप में एक कॉमन सेंस की जो कॉमन सेंस होता है वो डेवलप होगा, और वो कॉमन सेंस न केवल इंटरव्यू में काम आएगा, मेंस में बहुत काम आएगा, प्री में बहुत काम आएगा। प्री में बहुत से बच्चे हैं जो बहुत ही कम पढ़ के और क्लियर कर जाते हैं, उनका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है, वो 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में कॉमन सेंस लगा के और उसको कर देंगे बगैर पढ़े हुए। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, झिझक खुल जाएगी आपकी स्टेज पे जाके, ये आप यूज कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल ये अप्रोच बताया मैं आपको, और बहुत ही साधारण, इसके लिए बहुत बड़ा ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है आपको कि आपके लिए ये प्लेटफॉर्म चाहिए या वो चाहिए। सिंपल सी कॉलेज है, उसमें भी 10 बच्चे हैं, उनके सामने बोल सकते हो आप। एनसीईआरटी को अच्छे से आप इसको यूज करना। और ये 3 साल होते हैं ना, ये बहुत ही एनर्जी वाले होते हैं। मैं देखो इस चीज़ का मैं वैसे पक्षधर नहीं हूँ, मेरा खुद का स्वयं का मानना है कि यदि व्यक्ति ठान ले तो उम्र कभी भी बैरियर नहीं होती। 60 साल की उम्र में यदि सोच ले आदमी तो कुछ भी कर सकता है, तो वो नहीं होती। लेकिन एक बायोलॉजिकल फैक्टर भी है कि 20 साल के जो ऊपर नीचे का टाइम पीरियड होता है, ये 5-6 साल का टाइम पीरियड होता है, ये आदमी में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। और उस समय आदमी मतलब जो इन्वेस्टमेंट करता है उसका तुरंत रिटर्न मिलता है। इन्वेस्टमेंट मतलब मेहनत का, यदि कुछ भी मेहनत कर रहा है तो उसका तुरंत रिटर्न मिलेगा, उसका फल मिलेगा। ये आप यूज कर सकते हो। और कॉलेज टाइम में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्यार मोहब्बत की, उससे थोड़ा सा बच के रह जाओ। आप यदि किसी का एग्जाम्पल देखा है कि देखो वो प्यार मोहब्बत करके भी आगे सफल हो गया, वो बहुत ही एकाधा एग्जाम्पल है। ये आपका जीवन है ना पूरा एकदम वो हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, आपकी पूरी एनर्जी पूरा दिन उसमें चला जाएगा, सोच विचार में चला जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करके अपने टारगेट पे आप फोकस करोगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ जब ग्रेजुएशन पास आउट हो गया आप और पहली भर्ती आएगी, पहली भर्ती में आपका सिलेक्शन 100% होगा, और इंटरव्यू के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फ्रेंकली जाओगे। साथ वाले बहुत से बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो एकदम सीधा जाते हैं, कोई इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का है। किया क्या है, बस डिबेट जो ये वाली अप्रोच है, और ये अप्रोच पूरी व्यवहारिक प्रैक्टिकली इसको अपना के देखा हुआ है, बहुत फायदा होगा आपको। चाहे आप कितनी भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, आपका कितना ही दब्बू व्यक्तित्व हो, वो सब निखर के आ जाएगा इसमें। ये आप यूज कर सकते हो। आपको इस प्रकार का और लगे कि 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करें, या पीएचडी के साथ क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई आपको महसूस हो कि भाई इस टाइप का आप और वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। कमेंट कर देना कि इस मुद्दे के ऊपर आप एक बार डिटेल से बता दो, इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए, इस टाइप का कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं पुनः एक वीडियो लेके आता हूँ, आगे और भी ऐसे वीडियो लेके आऊँगा, तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।